हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी TUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिंदी है, हिंदी अनौपचारिक लेखन, आज हम इस हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, इससे पहले एक और वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए बना दी, जिसमें मैंने आधा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवाया दिया जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। आज हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर लीजिए। एंड आज की हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है, तो लास्ट हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से अब हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किसी सरकारी कार्यालय में लिपिक की नौकरी हेतु संवृत्त तैयार कीजिए। यानी आपको एक सरकारी कार्यालय में लिपिक की जो नौकरी होती है उसके लिए आपको संवृत्त तैयार करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। संवृत्त यानी सरकारी कार्यालय में लिपिक की नौकरी हेतु। ठीक है, किस तरह से, पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, फिर पता लिखना होता है, फिर मोबाइल नंबर होता है, फिर ईमेल होता है यानी जो हमारा ईमेल एड्रेस है, फिर हमारी जन्म तिथि होती है यानी हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, फिर आता है हमारा उद्देश्य कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सरकारी कार्यालयों में लिपि की नौकरी के प्राप्त करना, जहां मैं अपनी लेखन कौशल, गठनात्मकता क्षमता और प्रशासनिक अनुभवों का उपयोग करके कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकूं। यानी देखिए, आपको बताना है कि आप उस नौकरी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ताकि आप अपना कौशल, संगठनात्मकता और क्षमता को विकसित कर सकें और जो प्रशासनिक अनुभव है उसको दे सकें, और जो आपके सूचना है और ये सारी चीज़ें हैं आप उनको प्रदान कर सकें। अब उसके बाद में आपको लिखना होता है शैक्षणिक योग्यता, यानी जो आपकी योग्यता है, आपके पास क्या क्या डिग्रीज हैं। तो अगर हम BA यानी हिंदी में हमने BA कर रखी है, तो विश्वविद्यालय का नाम लिखना होगा, शहर का नाम लिखना होगा, स्नातक की वर्ष लिखना होगा यानी कब आप पास आउट हुए थे, उपलब्धता यानी जो भी आपकी उपलब्धता है या फिर प्रतीक है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी होती है यहाँ पर। और देखिए, ऐसा ही फॉर्मेट होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर उसके बाद में आपको 12th की जो कक्षा होती है उसमें जो स्कूल का नाम है, शहर का नाम है और जो उपलब्धता है, प्रतीक है या फिर ये कहें साल हैं, ये आपको बतानी होती है। फिर उसके बाद में आपको 10वीं कक्षा के बारे में बताना होता है, स्कूल का नाम, शहर का नाम, प्रतीक, उपलब्धता और जो साल है यानी आपने कब वो पास आउट करी थी, ये आपको बताना होता है। फिर आता है हमारा कार्य अनुभव, संस्थान का नाम यानी जो हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस संस्थान का नाम, शहर का नाम, कार्य और जो माह है, वर्ष है, इन सभी के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, और फिर हम आगे लिखेंगे कार्यालय में दस्तावेज का प्रबंधन और फाइलिंग करना, यानी जो कार्यालय है उसमें हमने काम किया है और दस्तावेज का प्रबंधन और फाइलिंग की है, विभिन्न रिपोर्ट और पत्रों का लेखन करा है, दैनिक कार्य के लिए समय सारणी बनाना और उसे लागू करना, ये आपका कार्य होगा। अब हम देखेंगे स्वयंसेवी कार्य के अंतर्गत आप लिखेंगे स्थान का नाम, शहर का नाम, कार्य, माह और वर्ष, यानी ये सारी चीजें आप लिखनी है कि महावर्ष से इस महावर्ष तक हम कहेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संवादिकीय कार्यक्रमों में भाग लेना और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं को सुनना और उनका सुझाव देना। ठीक है, अब हम देखेंगे कौशल के अंतर्गत आपको इसमें लिखना होगा लेखन कौशल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का उत्कृष्ट लेखन कौशल, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आती हैं, उत्कृष्ट कौशल है आपके पास। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संगठनात्मक कौशल, कार्य को प्राथमिकता देकर समय प्रबंधन में दक्षता, यानी आप समय के अंतर्गत काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संचार कौशल, प्रभावी संचार के लिए मौखिक और लिखित दोनों रूपों में संक्षेप, यानी आपको प्रभावी कौशल आता है मौखिक भी और लिखित भी। अगर आपके साथ किसी के साथ संवाद करने की बात आ जाए तो आप प्रभावी रूप से उससे संवाद कर पाएंगे, चाहे वो लिखित हो या फिर मौखिक हो। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में दक्षता, यानी आपको MS ऑफिस यूज़ करना आता है, वर्ड, एक्सेल यूज़ करना आता है, पावर पॉइंट जैसे जो फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के वो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। व्यक्तिगत जो जानकारी जैसे कि पिता का नाम बताना, माता का नाम बताना, भाषा बतानी, क्या आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य कोई भाषा बोल सकते हैं या अन्य किसी भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संदर्भ में आप लिखेंगे
यदि आवश्यक हो तो संदर्भ व्यक्ति के नाम और संपर्क जानकारी यहाँ शामिल होती है। यानी अगर ज़रूरत होती है या फिर मांगी जाती हैं तो व्यक्तिगत जो नाम है या फिर उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें यहाँ देनी होती है। यह संवृत्त एक सामान्य रूप है जिसमें आप अपनी जानकारी के अनुसार भर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अद्यतन हो। सरकारी कार्यालय में लिपि की नौकरी के लिए संवेदन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी योग्यता और अनुभवों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। यानी ऐसा नहीं है आप अपनी कोई योग्यता छुपा लें या फिर उसे रखें, नहीं, जो सच है वही आपको इसमें बताना होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अथवा में दिया गया था। अथवा का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किसे कहते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। यानी इसके अथवा में क्वेश्चन था कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो क्या है और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन चलिए देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना था। ये कानून पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है ताकि सरकारी कार्यों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यानी देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो सरकारी जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाने के लिए, और जो नागरिक है वो सरकारी कामों में से या ये कहें सरकारी की किसी भी चीज़ से कुछ भी पूछ सकता है या किसी की भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम की क्या है। यानी अगर हम सूचना के अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं तो आखिर ये क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारतीय नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जानकारी मांगने का अधिकार देता है। यानी 2005 से हमें ये अधिकार है कि हम किसी भी जो कार्यालय है वहाँ पर सूचना मांग सकते हैं। हमें किसी भी सूचना से रोका नहीं जाएगा। इसके द्वारा नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, मंत्रालय या सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है। यानी जो सरकारी विभाग है, मंत्रालय है या सार्वजनिक जो प्राधिकरण है उससे सूचना या फिर कोई भी जानकारी ले सकता है। यह अधिनियम नागरिकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता हो और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सके। ठीक है, अब हम देखेंगे अधिकार के प्रमुख बिंदु कि जो अधिकार है इसके क्या प्रमुख है। तो पहला आप देखेंगे सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना मांगने का अधिकार है। ये सूचना लिखित या मौखिक रूप से हो सकती है। यानी देखिए जो भी सूचना है वो कोई भी नागरिक जो सरकारी कार्यालय है वहाँ से ले सकता है, और जो सूचना है वो लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में ले सकता है, जैसे वो चाहे वो वैसे मांग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सूचना के लिए आवेदन। सूचना मांगने के लिए नागरिकों को एक आवेदन पत्र भरना होता है। इस आवेदन में उसे स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि वह कौन सी जानकारी चाहिए। आवेदन पत्र पर कई विशेष प्रारूप नहीं होता, लेकिन कुछ जानकारी जैसे कि आवेदन का नाम, पता और संपर्क विवरण देना आवश्यक होता है। यानी देखिए कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में जानकारी ले सकता है, किसी भी मुद्दे के बारे में, लेकिन जो भी व्यक्ति उस चीज़ की जानकारी ले रहा है तो उसे एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें उसे ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना होता, पर अपना नाम, अपना पता और जो उसके संपर्क वाली चीज़ें हैं, यानी कोई भी संपर्क वितरण उसे बताना होता है कि उसका एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सूचना का समय सीमा। यानी जो सूचना की समय सीमा होती है वो भी होती है सरकारी कार्यालयों में सूचना देने के लिए 30 दिन का समय होता है। यानी किसी भी कार्यालय में जाके आप सूचना ले सकते हैं। अगर वो टाल रहा है तो 30 दिन से ज़्यादा वो नहीं टाल सकता। यदि सूचना जीवित या स्वतंत्रता से वंचित होती है तो उसे 48 घंटे के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है। यानी अगर सूचना जो है वो जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 यानी 48 घंटे में ही उसे देनी चाहिए या फिर वो देने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अधिकारियों की जिम्मेदारी। यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी यानी IPO नियुक्त किया जाता है। यह अधिकारी सूचना के आवेदन को स्वीकार करता है और संबंधित जानकारी प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाता है। यानी ये जो है अगर कोई भी इसके पास आता है सूचना लेने तो वो जो उसका आवेदन है उसको स्वीकार करेगा और उसे वो जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे सूचना की अपील। यदि किसी नागरिक को सूचना नहीं मिलती या वह
संतुष्ट नहीं होता वह अपील कर सकता है। अपील प्रक्रिया में उच्च अधिकारी या अपीलीय अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता है। यानी अगर उसे कोई जानकारी मिली है और वो उससे संतुष्ट नहीं है या जानकारी नहीं मिली है, तो वो उच्च जो अधिकारी है वहाँ का, उसके लिए अपील कर सकता है या फिर उसके पास जाकर वो जानकारी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सूचना की छूट। कुछ सूचनाएं इस अधिनियम के अंतर्गत छूट में आती आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी या ऐसी जानकारी जो किसी जांच या कानून की प्रक्रिया में प्रभावित कर सकती है। यानी देखिए, ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज़ के बारे में सूचना ले सकें, नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, उसके बारे में हम हर किसी को नहीं बता सकते। व्यक्तिगत जानकारी होगी। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट के पास या कहीं ऑफ़िस में जाते हो और आप मेरे बारे में जानकारी निकालो कि वो कौन है, क्या है, कैसे है, तो कोई भी ऑफ़िसर या फिर कोई भी मेरी हर पर्सनल चीज़ आपको नहीं बता, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत चीज़ें हो जाएँगी, तो उससे वो नहीं देते, ठीक है? तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको प्रभावित होने से वो रोकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे दंडात्मक प्रावधान किस तरह से। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना देने से इनकार करता है या समय पर सूचना नहीं देता, तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है। यानी देखिए, जो अभी हमने उन मुद्दों को देखा, उन मुद्दों को छोड़कर आप किसी और मुद्दे के ऊपर सूचना लेना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो नहीं दे रहा है या फिर डिले कर रहा है, बार बार डिले कर रहा है, तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखिए सार्वजनिक प्राधिकरण किस तरह से। इस अधिनियम के तहत सभी नागरिक विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक प्राधिकरण मानी जाती हैं। इसमें सूचना उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और ये सरकार की पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये जो है, ये सरकार की जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है और नागरिकों का सरकार के ऊपर भरोसा बनाए रखता है। इस अधिनियम में नागरिकों की वो सरकारी कार्यों में भागीदारी करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान होता है, ताकि अगर सरकार कुछ भी कर रही है या कोई भी रिलेटेड मुद्दा है तो वो उससे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जलभार की समस्या की और ध्यान आकर्षित करने के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखी। यानी आपके मोहल्ले में बारिश हुई है जिसकी वजह से जो पानी है वो भर गया है, इसी समस्या को लेकर आपको नगर पालिका के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्हें पत्र लिखना है। तो आप किस तरह से पत्र लिखेंगे, चलिए देखेंगे। पहले हम देखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका, जो शहर का नाम है वो आपको लिखना है। शहर के नाम के बाद में आपको यहाँ लिखनी है तारीख, यानी जिस तारीख का आपका पेपर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विषय है हमारा मोहल्ले में जलभार की समस्या से संबंध में। यानी जो विषय है वो हमारा जलभार जो हो गया है वो समस्या है, उसके संबंध में हम आपको पत्र लिख रहे हैं। पत्र की स्टार्टिंग होगी महोदय, महोदय मैं, यानी मैं का मतलब है यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, आपके जो मोहल्ले का नाम दे रखा है वो आप लिखेंगे, का निवासी हूँ मैं। पत्र के माध्यम से आपके ध्यान में हमारे मोहल्ले की हाल ही में हुई वर्षा के कारण उत्पन्न जलभार की समस्या लाना चाहता हूँ। यानी इस पत्र के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मोहल्ला है उसमें जो हाल ही की वर्षा की वजह से जलभार हो गया है वो समस्या आपके सामने ला रहा हूँ। हाल ही में, तारीख, आपको यहाँ तारीख लिखनी है कि किस तारीख की आप बात कर रहे हो। को हुई भारी बारिश ने हमारे मोहल्ले में गंभीर जलभार की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस वर्षा के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर तो पानी इतना भर गया है कि वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। यानी अब आप अपनी समस्या बताओ कि उस दिन जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वहां पर पानी भर गया है और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा है कि वहां से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर आप बताएंगे समस्या का विवरण किस तरह, सड़क जलमग्न किस तरह से। मोहल्ले की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि देखिए जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जल से भर गई हैं, पूरी तरीके से जल में डूब गई हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत कठिनाई है। और बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये दोनों ही फिसल सकते हैं या फिर गिर सकते हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। जो नेक्स्ट समस्या है वो है हमारी स्वास्थ्य समस्या। जलभार के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि देखिए पानी भर गया है तो जाहिर सी बात है मच्छर भी पैदा होंगे डेंगू और मलेरिया के, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि अब मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां भी तो होंगी। और नेक्स्ट आप समस्या लिखेंगे सामाजिक समस्या, जल भराव के कारण स्थानीय समस्याएं भी प्रभावी हो रही हैं। दुकानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि पानी भर रहा है इस वजह से दुकानें जो है वो खुल नहीं पा रही हैं, और दुकानें नहीं खुल पा रही हैं तो ग्राहक भी तो संख्या में कम आ रहे हैं, क्योंकि पानी भर रहा है, कोई भी घर से बाहर निकल रहा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो दुकान वाले हैं या फिर जो सामाजिक लोग हैं उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे समाधान की आवश्यकता। मैं आपसे निवेदन करती हूँ या करता हूँ कि इस समस्या का समाधान शीघ्रता से किया जाए, इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। अब देखिए आपको सुझाव भी देने हैं, यानी आप निवेदन कर रहे हैं कि ये जो समस्या है इसका समाधान आप निकालिए, और मेरी तरफ से भी कुछ सुझाव है आपके लिए, ताकि आप उन सुझावों पर ध्यान दें। ठीक है, सुझाव में आप लिखेंगे जल निकासी व्यवस्था, मोहल्ले में जल निकास की उचित व्यवस्था की जाए ताकि बारिश के पानी को जल्दी से बाहर निकाला जा सके, यानी जो मोहल्ले में पानी भर गया है उसको जल निकास की जो सहायता है या जल निकास प्रणाली है उसकी सहायता से बाहर निकाल दिया जाए। नेक्स्ट आप लिखेंगे सफाई अभियान, सफाई अभियान स्थानीय प्रशासन द्वारा सफाई अभियान चलाया जाए ताकि और कचरे को हटाया जा सके जो जलभार का कारण बनी हुई है, क्योंकि देखिए जब नालियों में गंदगी या फिर कचरा भर जाता है तभी तो पानी रुकता है, तो हम कर्मचारियों से कह के उस कचरे को निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जन जागरूकता, लोगों को मच्छरों के से बचने के उपयोगों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके, यानी अब मच्छर पैदा हो रहे हैं तो आप थोड़ी सी जन जागरूकता कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग मच्छरों से बचेंगे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे ताकि मच्छर उन्हें ना काटें और बीमारी जो है उनसे बचा जा सके। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे आशा है कि आप इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। द्वारा की गई कार्रवाई ने न केवल हमारे मोहल्ले की स्थिति बेहतर होगी बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित हो जाएगा। यानी देखिए आपको निष्कर्ष में बताना है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि अगर आप इस समस्या का समाधान करेंगे तो सिर्फ हमारे जो मोहल्ले हैं वहाँ की ही समस्या नहीं होगी, बल्कि जो वहाँ के मोहल्ले के नागरिक हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो भी बच जाएगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद भवेदिए, उसके बाद में आपका नाम लिखना होगा, आपका पता लिखना होगा, यानी आपको कहाँ पर उन्हें बुलाना है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना होगा। अब देखेंगे इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा सूरजकुंड मेला इस बार उत्तरांचल राज्य पर आधारित है, इस पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना था, यानी जो सूरजकुंड मेला है वो इस बार जो है वो उत्तरांचल राज्य पर आधारित है, तो आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन की जो स्टार्टिंग होगी वो इस तरह से होगी, आपको पहले तारीख लिखनी होगी, यानी 13 जनवरी 2025 ये आपकी तारीख हो जाएगी। यहाँ आप अपने एग्जाम की डेट लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्थान है वो है आपका शहर, यानी आपको अपने शहर का नाम लिखना है। सूरजकुंड मेला इस बार उत्तरांचल राज्य पर आधारित सूरजकुंड मेला जो हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, इस बार विशेष रूप से उत्तरांचल राज्य की संस्कृति, कला और परंपराओं को दर्शित करने के लिए समर्पित है। यानी देखिए जो सूरजकुंड मेला है वो हर साल हरियाणा में लगाया जाता है। इस बार का जो सूरजकुंड मेला है वो उत्तरांचल जो है राज्य उसकी संस्कृति और परंपराओं और जो दर्शिता है उसको दिखाने के लिए लगाया जा रहा है। ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक लगेगा। इस मेले का उद्देश्य उत्तरांचल राज्य की अद्भुत संस्कृति विविधता और हस्तशिल्प प्रस्तुत करना है, यानी आपको बताना होगा ये मेला कब से कब तक है, और इस मेले में जो उत्तरांचल राज्य है उसकी जो संस्कृति है, विविधता है, इन सभी को दिखाया जाएगा। उत्तरांचल प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक व्यंजन इस मेले की विशेषताएं होंगी, यानी इस मेले में आप जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, लोक नृत्य है और जो संस्कृति और जो संगीत है, पारंपरिक जो व्यंजन है उन्हें देख पाएंगे। ठीक है, मेले की क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो विशेषताओं में आप लिखेंगे
हस्तशिल्प प्रदर्शनी। उत्तरांचल के कारीगर अपने हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर बुनाई, लकड़ी की कारीगरी, धातु के सामान और मिट्टी के बर्तन आदि प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी जो उत्तरांचल है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ें हैं जैसे कि बुनाई हो गई, लकड़ी की कारीगरी हो गई, या फिर जो धातु हैं उनके, या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, उन सभी को दिखाया जाएगा। ठीक है, ये स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादनों को बेचने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि इस मेले में सारी चीज़ें बेचने को भी मिलेंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तरांचल में प्रसिद्ध लोक नृत्य जैसे कि झुमेर, चौपाला और गढ़िया वाली नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा संगीतकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यानी यहाँ पर जो जो होने वाला है वो आपको बताना है। पारंपरिक व्यंजन, मेले में उत्तरांचल के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। यहाँ पर आलू के गुटके, ऊनी रोटी और गढ़वाली दाल जैसे विशेष व्यंजन उपलब्ध होंगे। यानी देखिए जो उत्तरांचल में प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिखनी होंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यटन प्रोत्साहन। किस तरह से यहाँ पर्यटन जो प्रोत्साहन होगा उसमें आप लिखेंगे इस मेले का आयोजन उत्तरांचल राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है, ताकि जो उत्तरांचल राज्य है वहाँ पर जो पर्यटक है, यानी जो यानी ये कहें जो घूमने वाले लोग हैं वो बढ़ सकें, इसीलिए ये किया जा रहा है। यहाँ आने वाले लोग उत्तरांचल की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अगर उत्तरांचल का मेला लग रहा है तो वहाँ उत्तरांचल के बारे में ही तो बताया जाएगा, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा आकर्षित होंगे। अब हम देखेंगे उद्घाटन और समारोह, यानी इसका उद्घाटन और जो समारोह है वो कहाँ होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मेले का उद्घाटन समारोह 1 फरवरी 2025 को होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, यानी आपको यहाँ मुख्यमंत्री का नाम लिखना होगा, मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यानी आपको बताना है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो भी आएंगे, या फिर अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहते हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं, चाहो तो आप मेरा भी लिख सकते हो, मैं भी तो आपकी टीचर हूँ। ठीक है, और जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो भी आपको बताने होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे आमंत्रण। आगे अब हम आपको लिखेंगे आमंत्रण। आमंत्रण में आप लिखेंगे यह सभी नागरिकों, पर्यटकों और कला प्रेमियों को आमंत्रित करता है कि वह इस अद्भुत मेले का हिस्सा बने और उत्तरांचल राज्य की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करें। यानी आप सभी को आमंत्रित किया जाता है कि आप आएं और जो उत्तरांचल राज्य है इसकी जो संस्कृति है इसका अनुभव करें। यह मेला न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह हमारे देश की विविधता को भी दर्शाएगा। ठीक है, फिर आपको देनी होगी संपर्क जानकारी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित संपर्क करें। यानी अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आप आना चाहते हैं तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस मेले में भाग लेकर इसे सफल बनाएंगे। धन्यवाद। फिर आपकी जो पदवी है वो आपको लिखना होगा, और यहाँ पर आपको संस्थान या जो आपका संगठन है उसका नाम लिखना होगा, और यहाँ आपका स्थान आएगा। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो 5th क्वेश्चन है, वो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। तो चलिए हम एक एक करके टिप्पणी कर लेते हैं। जो हमारा पहला ही पॉइंट है वो है अर्ध सरकारी पत्र, यानी जो हमारे अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र एक प्रकार का पत्र होता है जिसमें सरकारी कार्यालयों में औपचारिकता के साथ लिखा जाता है। यानी देखिए अर्ध सरकारी जो पत्र होता है वो एक प्रकार का पत्र ही होता है जो कि एक औपचारिक कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी भाषा और शैली में कुछ लचीलापन होता है। यानी देखिए ये आधा सरकारी होता है, हम कह सकते हैं आधा आधा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो थोड़ा सा लचीलापन हम देख सकते हैं। यह पत्र आमतौर पर किसी सूचना, निवेदन या सुझाव के लिए होता है। यानी इसके अंतर्गत किसी भी सूचना के लिए, निवेदन के लिए, सुझाव के लिए हम इसे लिख सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में लेखन का उद्देश्य स्पष्टता, संक्षिप्तता और औपचारिकता को बनाए रखना होता है। यानी इसके अंतर्गत जो स्पष्टता है और जो औपचारिकता है और जो संक्षिप्तता है उसको बनाए रखना होता है। हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिखेंगे औपचारिकता। अर्ध सरकारी पत्र को औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे संक्षिप्तता, इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है ताकि पाठकों को जल्दी समझा जा सके। यानी देखिए इसको जो लिखा जाता है वो संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखा जाता है ताकि जो पाठक है वो इसे अच्छे से समझ पाएं और जल्दी से समझ पाएं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पष्टता। पत्र में विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यानी पत्र जो होता है इसमें जो विचार हैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाता है ताकि समझा जा सके। उद्देश्य को देखेंगे, उद्देश्य में आप लिखेंगे पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि सूचना देना या निवेदन करना, यानी जो पत्र है वो सूचना देना या निवेदन करने को स्पष्ट दिखाता हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है हमारा परूपण की विशेषता, यानी जो परूपण है इसकी क्या विशेषता होती है। तो हम देखेंगे परूपण का तात्पर्य किसी दस्तावेज को व्यवस्थित या संरचित तरीके से प्रस्तुत करना होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जब किसी की औपचारिक पत्र, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज तैयार कर रहे हों। यानी देखिए जो परूपण है इसका मतलब होता है जो भी हमारा दस्तावेज है उसे बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना या सुव्यवस्थित तरीके से देना, क्योंकि देखिए जब भी हम औपचारिक चीज़ की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट की या अन्य दस्तावेज की बात कर रहे हैं, तो हमें उसे सुव्यवस्थित तरीके से ही देना होता है। तो इसकी विशेषताओं में आप लिखेंगे संरचना। प्रारूपण में दस्तावेजों की संरचना महत्वपूर्ण होती है। इसमें शीर्षक, उपशीर्षक, पैराग्राफ और बेल्ट पाइटस का सही प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉन्ट और आकार। उचित फॉन्ट और आकार का चयन करना आवश्यक है ताकि पाठकों के लिए पढ़ना आसान हो। यानी देखिए ज़्यादा ही बड़ा ना हो, ज़्यादा ही छोटा ना हो, तो उचित जो फॉन्ट होता है उसका भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतराल और मार्जिन। उचित अंतराल और मार्जिन का ध्यान रखना चाहिए ताकि दस्तावेज व्यवस्थित रहे, यानी ऐसा ना हो ज़्यादा ही गैप दे दें या कम ही गैप दें कि सारी चीज़ें घिच-पिच हो जाएं। तो हमें उचित मार्जिन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगठन। जानकारी को तार्किक क्रमों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे पाठक आसानी से समझ सकें, यानी ऐसा ना हो जानकारी ऊंची नीची है या उल्टी सीधी, तो वो तार्किक और बिल्कुल क्रम के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विज्ञापतीय का महत्व, यानी जो विज्ञापतीय होते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो इसमें देखेंगे हम विज्ञापतीय एक औपचारिक सूचना होती है जो किसी विशेष घटना, कार्यक्रम या संचार के बारे में जनता को सूचित करने के लिए जानकारी देती है। यानी देखिए ये एक विशेष घटना या विशेष कार्यक्रम या कोई भी सूचना होती है जो जनता को एक विशेष जानकारी देने का कार्य करती है। ये आमतौर पर समाचार पत्रों, मीडिया या अन्य सार्वजनिक मंचों पर प्रकाशित होती है, या ये कहें ये जो आमतौर पर यूज़ की जाती है, ये सार्वजनिक जो पत्र होते हैं या ये सामाजिक जो पत्र होते हैं, मीडिया होती है, इनके द्वारा यूज़ किया जाता है। इसका जो महत्व है, महत्व देखेंगे सूचना का प्रसार किस तरह से विज्ञापतीय महत्वपूर्ण सूचना को तेज़ी से फैलाने का माध्यम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जन जागरूकता। यह जनता को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने में मदद करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संबंध स्थापित करना। विज्ञापतीयता संगठनों और मीडिया के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक होती है, क्योंकि ये हमारे विज्ञापतीय जो संगठन होते हैं, जो मीडिया होती है, उसके बीच में संबंध बनाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पृष्ठता बढ़ावा। सही समय पर जारी की गई विज्ञापन किसी संगठन की पृष्ठता को बढ़ाती है, क्योंकि ये समय के अनुसार जारी की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्यालय हिंदी का स्वरूप, यानी जो कार्यालय हिंदी है उसका क्या स्वरूप है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कार्यालय हिंदी वह हिंदी भाषा है जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों औपचारिक संचार के लिए उपयोग की जाती है। यानी ये जो है ये सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनमें औपचारिक रूप से यूज़ की जाती है या प्रयोग की जाती है। इसका स्वरूप विशेष रूप से व्यावसायिक और औपचारिक होती है। यानी देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से इसे डिटेल में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्वरूप के, इसका स्वरूप कैसा होता है। पहले हम देखेंगे औपचारिकता। कार्यालय हिंदी में औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है, शिष्टाचार और समानता का पालन किया जाता है। यानी सारी चीज़ें जो होती हैं वो शिष्टाचार में होती हैं, लाइन वाइज होती हैं और सम्मान का पालन किया जाता है। स्पष्टता, इसमें विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी छोटे रूप में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, कोई भी घुमा फिराना या घुमाव फिराव नहीं होता। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे व्याकरण और शब्दावली। कार्यालय हिंदी में सही व्याकरण और उपयोग शब्दावली का प्रयोग आवश्यक होता है। यानी कार्यालय हिंदी में हम सही जो व्याकरणीय होती है, उपयोग शब्दावली है, उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभावशालीता। इसका उद्देश्य प्रभावी संचार करना होता है ताकि सभी संबंधित व्यक्ति आसानी से समझ सकें। यानी इसका जो प्रयोग है वो संचारित रूप से करना होता है ताकि जितने भी संबंधित जो व्यक्ति हैं वो इसका प्रयोग कर सकें। आई होप आपको सारे है जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट
हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एसएल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा फ्री में, तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देखिए, आपको यहाँ सिर्फ नोट्स ही नहीं, ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जो आपकी स्टडी को और भी ईजी और भी इंफॉर्मेटिव बना देंगे। चलिए फिर, आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।